दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह पर बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि आखिर 10 वर्षों में पड़ोसी देशों के साथ नेवर फर्स्ट की नीति की प्राथमिकता देने के बावजूद भी क्यों पड़ोसी देशों से भारत की दूरियां बढ़ती जा रही हैं और क्यों हमारे दुश्मन देश चीन के साथ हमारे पड़ोसी देश समझौते पर समझौते करते जा रहे हैं और क्या यह पड़ोसी देश जो शपथ समारोह में शामिल हुए हैं वह प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के अलावा और कुछ नहीं है। और उन सभी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जिन पर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ फेल हुई है। उसके बाद बात करेंगे नई सरकार में विपक्ष के नेता को भूमिका को लेकर। आखिर विपक्ष के नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है और वह सरकार के कार्यों और तानाशाहियों पर कैसे लगाम लगाता है और देश के तमाम महत्वपूर्ण आयोगों और आयुक्तों तथा कैग की नियुक्ति बिना विपक्ष के नेता के सहमति से संभव ही नहीं है और तमाम महत्वपूर्ण संसदीय समितियों और जांच समितियों के गठन पर भी विपक्ष का नेता का कितना बड़ा रोल होता है जिससे सरकार तानाशाही और लोकतांत्रिक रवैया नहीं अपना सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पिछले 2 बार की तरह इस बार भी पड़ोसी देशों के 7 राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है और देश और दुनिया को यह बताने का प्रयास किया जाता है कि पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखना हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन क्या मोदी सरकार की पूर्ण बहुमत वाली सरकार होते हुए भी अपनी नीति में सफल हो पाई है? सवाल यह है कि आखिर पड़ोसी देश मोदी सरकार के खिलाफ चीन की तरफ क्यों झुकते जा रहे हैं और क्यों श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश ने भारत की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए अपने हम्बन टोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया। इतना ही नहीं, इस बंदरगाह पर चीन की जासूसी पोतों को ठहरने की अनुमति भी श्रीलंका सरकार ने दे दी है। और क्या इससे भारतीय नौसेना और तटरक्षकों की जासूसी नहीं की जा सकती है? इसके अलावा श्रीलंका में कोलंबो सिटी बसाने की भी अनुमति श्रीलंका की सरकार ने चीन को दे दी है, जो भारत के कन्याकुमारी से मात्र 290 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि कोलंबो पोर्ट सिटी में श्रीलंका का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज बनाया जाएगा, जहां हर देश की करेंसी में बिजनेस किया जा सकता है। और आपको यह भी बता दें कि कोलंबो पोर्ट को भी चीन 99 साल के लिए लीज पर लेने की शर्त रखी है। दोस्तों, मोदी सरकार की नेवर फर्स्ट वाली नीति केवल श्रीलंका को लेकर ही नहीं बल्कि मालदीव को लेकर भी फेल नजर आती है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने चीन के साथ रक्षा समझौता किया, जिसके तहत चीन की सेना मालदीव की सेना को सैन्य प्रशिक्षण और हथियार भी देगा। और मालदीव ने मोदी सरकार के नेवर फर्स्ट की नीति का इस हद तक विरोध किया है कि चुनाव में मालदीव से इंडिया आउट का नारा दे दिया और भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर दिया तथा मालदीव ने भारत के साथ किए हुए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता भी रद्द करने का ऐलान कर दिया है। और जहां एक तरफ मालदीव की मोइजू सरकार भारत के सामरिक और आर्थिक हित के खिलाफ फैसला ले रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ मिलकर बेल्ट रोड इनिशिएटिव अर्थात BRI का भागीदार भी बन गया है तथा चीन के साथ 2017 में ही मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी कर चुका है। और बहुत जल्द ही चीन का मालदीव में नया सैनिक अड्डा विकसित करने की योजना है। और क्या इससे भारत की रक्षा नीति के लिए और मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं खड़ी हो गई है? इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल को भी आमंत्रित किया गया है, जो न केवल चीन के साथ सड़क और रेल मार्ग विकसित करने पर जोर दे रहा है बल्कि भारत के उत्तराखंड के 3 स्थानों पर अपना दावा भी ठोक चुका है तथा बांग्लादेश की शेख हसीना भी तमाम आर्थिक समझौते चीन से करती हुई नजर आ रही हैं। और हम प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित विदेशी मेहमानों की बात करें तो भूटान और मॉरिशस को छोड़कर लगभग हमारे सभी पड़ोसी देश चीन के साथ झुके हुए नजर आते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को नेवर फर्स्ट वाली नीति इस स्थिति में फेल नहीं मानी जाएगी? आखिर क्यों 10 साल की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में मोदी सरकार पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने में असफल रही है? और अब चलिए बात कर लेते हैं नई लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता पद को लेकर। दोस्तों, विगत 2 बार के मोदी सरकार में विपक्ष का कोई नेता था ही नहीं, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम पार्टी के पास 10% लोकसभा सीट होनी चाहिए अर्थात 55 सीट, जबकि कांग्रेस के पास पिछले लोकसभा सीट में मात्र 52 सीटें ही प्राप्त हुई थी और सदन में लोकसभा का कोई विपक्ष का नेता नहीं था। विपक्ष के नेता का पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े संवैधानिक पदों या आयोगों के आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष के नेता का महत्वपूर्ण रोल होता है, जैसे चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, यहाँ तक कि CAG के नियुक्ति में भी विपक्ष के नेता का महत्वपूर्ण रोल होता है।
और कैग एक ऐसा पद होता है जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सभी कार्यों की जांच करती है और गलत होने पर या भ्रष्टाचार होने पर उसका रिपोर्ट सदन में पेश करती है। मतलब कोई भी सरकार हो, विपक्ष के नेता के रहते हुए मनमाने तरीके से, तानाशाही रवैये से ना तो ऐसे पदों पर किसी की नियुक्ति कर सकती है और ना ही मनमानी तरीके से कार्य कर सकती है। और वास्तव में हमारे संविधान और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों को एक दूसरे का पूरक बनाया गया है। और अब 10 साल के बाद एक नए दौर की शुरुआत हो रही है जिसके लिए देश की जनता ने देश को जनादेश दिया है। धन्यवाद।